एकदम से मारामारी हो गई और मुसलमान लोग आके अटैक करने लगे। और जब ये बाहर खेल रहे थे, बोलते मैं तो खेल रहा था, तो कुछ लोग बहुत सारे इकट्ठे आए तो बोले वो हिंदू का बेटा है, वो हिंदू का बेटा, उठाओ उठाओ पकड़ो। तो जैसे ही वो उसने पकड़ो पकड़ो बोला। नमस्कार, यदा कदा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री रमेश नैयर की जयंती पर उन्हें याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ अभी कुछ देर पहले नैयर साहब के साहित्यिक मित्रों और पत्रकार साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। अब यहाँ पर नैयर साहब की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमोहिनी नैयर जी उपस्थित हैं। हम उनसे नैयर साहब के से जुड़े संस्मरणों को साझा करने का अनुरोध करते हैं। मम्मी, ये बताएं कि आप नैयर जी के जीवन संगिनी हैं, तो नैयर जी ने किस किस तरह के संघर्ष किए, उनकी यात्रा कैसी रही, क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने आपका जो परिवार है पाकिस्तान से जुड़ा रहा, कैसे पाकिस्तान से आया, फिर क्या हुआ, कैसे वो पत्रकारिता में आए, पत्रकारिता में कैसे कैसे संघर्ष रहे, परिवार पे कितना ध्यान दे पाते थे, आप पर, बच्चों पर कितना, कैसे संघर्ष आप लोगों ने किए, थोड़ा बस यही सब कुछ बताइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे रमेश नैयर जी पति के रूप में मिले। शादी के बाद मैं यहाँ पर रायपुर आ गई। रायपुर में मुझे परिवार से भी बहुत प्रेम मिला, स्नेह और सम्मान सभी से मिला। इनके माता पिता, इनके भाई बहनों से, सबसे बहुत अच्छा संयोग हुआ। और उसके बाद मैंने शादी तो की थी लेक्चरर से, लेकिन वो पत्रकार बन गए। जी 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 तो मैंने सोचा था कि वो एमए इंग्लिश के लेक्चरर हैं जी, सुना ऐसा ही था जी, और कुछ दिन तक रहे वैसे ही शादी के बाद भी। लेकिन धीरे धीरे वो युग धर्म में चले गए जी, और युग धर्म में पत्रकार बन गए। जी, फिर वो जो जीवन का संघर्ष शुरू होता है जी, वैसा ही रात रात की ड्यूटीज और दिन में फिर घर में सोना, नींद आ जाती, सो जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चों से मुलाकात ही नहीं होती थी उनकी। जी, जी, क्या होता था कि बच्चे स्कूल चले जाते, वो सोए रहते, बच्चे स्कूल चले जाते, मैं अपने ड्यूटी पे चली जाती। जी, जी, मैं भी जॉब करती थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी नौकरी उन्होंने ही लगवाई थी। जी, 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 लगवाई क्या थी, मैं मायके गई हुई थी, जी, जी, तो पीछे से कोई पेपर में कुछ एडवर्टीजमेंट आया, तो उन्होंने देखा कि एमए साइकोलॉजी के लिए है जॉब, तो उन्होंने मेरे नाम से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करवा दिया। मैं अपने मायके में थी, पुणे में। जी, जी, हाँ, तो अप्लाई कर दिया। थोड़े दिन के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि एक मुझे मिल गया है अपॉइंटमेंट मिल गया है। अपॉइंटमेंट आया, अपॉइंटमेंट आटा घर आया तो मैं हैरान हो गई कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कहाँ अप्लाई नहीं किया था कहीं पर भी, और वो सरकारी नौकरी थी। तो मैंने अपनी माताजी से पूछा, यहाँ इनकी माताजी से पूछा कि मैं क्या करूँ, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है। तो बोलते जितनी देर कर सकती है कर ले, क्योंकि सज्जे होने वाला था तो बाद में तो तू कर नहीं पाएगी। जी, 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 तो तेरा शौक है तो कर ले। जी, जी, और उसके बाद वो जो ऐसा शौक चला, तो वो आखिर तक चलता रहा। मैंने 36 साल नौकरी की। जी, 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 जी। तो उनकी पत्रकारिता को आपने बहुत ताकत दिया। हाँ, तो पत्रकारिता में ये अपने पत्रकारिता में लगे रहते थे और मैं अपने जॉब में लगी रहती थी। ज़्यादातर ऐसा ही होता था। बहुत कम हम लोग एक साथ मिल के कभी बैठते थे, हाँ जी, हाँ जी, या बातें करते थे। इनके एक दोस्त मिले, बोलने लगे, वहाँ पर स्कूल में ही थे, तो मेरे को बोलने लगे कभी आपकी नैयर जी से कभी मुलाकात हो जाए तो मेरी याद दिला देना।
क्या बात है। तो इस तरह से दिन बीतते जाते थे। जी जी जी। उसके बाद यहाँ से जब हम रायपुर से चंडीगढ़ गए हाँ जी तो लाइफ बदल गई। जी और चंडीगढ़ जाने से टाइमिंग थे जी 10 से शाम के 5 बजे हाँ तक जी हाँ जी उनके टाइमिंग्स थे। हाँ जी ट्रिब्यून में। हाँ, ट्रिब्यून में तो 10 से 5 तक थी। फिर बाद में हम लोग एक साथ ही फिर रहते थे। जी शाम को भी घूमने चले जाते थे, जी है ना, एक साथ। और इधर उधर लोगों के घर भी जाना है तो एक साथ चले जाते थे, जी मिलने चले जाते थे। खाना पीना वगैरह वहाँ का बहुत अच्छा था। हाँ जी हाँ जी स्वास्थ्य अच्छा हो गया था। हाँ जी मौसम भी वहाँ का अच्छा था। तो इसलिए वहाँ की लाइफ अलग ही थी। हाँ जी फिर वहाँ से उन्होंने वापस दैनिक भास्कर वालों ने बुला लिया यहाँ। हाँ जी। रमेश अग्रवाल ने। जी जी तो रमेश अग्रवाल ने बोला कि यार तुम आ जाओ यहाँ पर। हाँ जी तो यहाँ तो इनके बहुत दोस्त थे, हाँ जी तो इनको तो रायपुर बहुत अच्छा लगता था। हाँ हाँ तो वहाँ से छोड़ के फिर वापस रायपुर आ गए। जी 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 रायपुर आने के बाद फिर दिल्ली वालों ने बुलाया ऑब्जर्वर, संडे ऑब्जर्वर बुलाया। तो फिर वहाँ यहाँ से छोड़ के फिर वहाँ चले गए, जी दिल्ली चले गए। 2-3 साल दिल्ली, 2-3 साल शायद दिल्ली में रहे। हाँ, 2-3 साल दिल्ली में रहे। मैं भी बीच बीच में छुट्टी लेके दिल्ली चली जाती थी। हाँ जी हाँ जी, मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा। हाँ जी हाँ, तो लगातार। तो मैं चंडीगढ़ भी डेपुटेशन पे ही गई थी। हाँ जी मैं भी जॉब छोड़ा ही नहीं। हाँ जी और टोटल मेरी 36 इयर्स हो गई थी सर्विस। हाँ जी तब मैं रिटायर हुई। हाँ जी जी। हाँ जी तो बारे में जो बताऊं तो मैं बोल रही हूँ कि ये इनके संस्कार बहुत अच्छे थे, हाँ जी बहुत अच्छे थे। हाँ जी ये कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते थे। ये हमेशा दूसरों के हित के काम सोचते, दूसरों के हित के सोचते। कोई कुछ बोलता था यार ऐसा ऐसा मेरे साथ है, तो अपना सब काम छोड़ के पहले उसका काम करते हाँ थे। जी हाँ जी ऐसा बहुत लोगों की नौकरियां दिलवाई, हाँ हाँ बहुत लोगों को नौकरियां दिलवाई, बहुत लोगों को पढ़ाया, हाँ जी है ना। तो सब लोग बोलते कि ये तो हमारे गुरु थे, जी जी ये तो हाँ हम हमारे साथ इतनी भलाई की इन्होंने, आज तक हम देख रहे हैं, देखो हमारे जो सर्विस लगवाई, हमारे जॉब लगवाए। जी जी तो वो मेरे साथ भी वही है कि मेरा जॉब लगवा दिया तो मैंने 36 साल सर्विस की और आज तक पेंशन मिल रही है, है ना जी। जी जी तो उनके संस्कार बहुत अच्छे। जी जी लेकिन आपकी नौकरी से आर्थिक थोड़ी सी निश्चितता तो हाँ, आई उनको होगी, निश्चितता होगी। लेकिन एक पत्रकार के जीवन में और भी तरह तरह के संघर्ष रहते हैं। हाँ। तो वो किस किस तरह के संघर्ष थे? जैसे तरह तरह की घटनाएं एक पत्रकार के साथ होती है, तरह तरह के दबाव आते हैं। हाँ, हाँ, तो उसका क्या कुछ असर होता था क्या? हाँ हाँ होता था जी जब ऐसे कुछ किसी पेपर में उनको इस तरह से लगता था कि कोई दबाव डाल रहा है मेरे ऊपर, तो ये दबाव नहीं सहते थे, ये छोड़ देते थे, जी जी ये उस पेपर को छोड़ ही देते थे। जी। और उनको इसलिए एक चिंता नहीं थी कि मिसेस तो कमा ही रही है ना, तो आर्थिक तो कोई परेशानी होती नहीं थी। हाँ हाँ जी तो कई बार इन्होंने छोड़ा। जी जी हाँ, नव भारत छोड़ा, जी जी वो युग धर्म से तो ऐसे ही चले गए थे वहाँ से, जब वहाँ बुला लिया गया था। तो इस तरह से इन्होंने कई पेपर बदले। जी 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 नई दुनिया था क्या वो? नई दुनिया में भी काम किया, जी जी नव भारत में भी काम किया, MP क्रॉनिकल में भी काम किया, हाँ जी, इंग्लिश पेपर में। हाँ जी फिर ट्रिब्यून चले गए। हाँ जी। अच्छा, बिलासपुर भी बीच में गए थे। हाँ जी लोकस्वर, हाँ लोकस्वर के पहले संपादक। हाँ, इन्होंने ही बनाया, शुरू किया। हाँ जी हाँ, तो पहले इन्होंने शुरू किया। तो फिर हम लोग तो खैर रायपुर में ही थे, हाँ जी बीच में गए जरूर थे, हाँ जी बिलासपुर भी गए। और कहाँ गए संजय? दिल्ली में संडे ऑब्जर्वर, चंडीगढ़ ट्रिब्यून, और वहाँ रायपुर में। जी जी। बाकी फिर रायपुर वापस आ गए। इतने व्यस्त पत्रकारिता में इतनी व्यस्तता के बावजूद हाँ, वो साहित्यिक लेखन कब कर लेते थे?
रात जैसे रात उनकी कई किताबें हाँ। देखने को मिल रही वो हैं। असल में ना परिवार में जैसे हम लोग टीवी लगा के बैठे रहते थे, कुछ कुछ देखते रहते थे, तो हम इनको बुलाते थे कि आओ ना तुम भी देखो करके। तो इनको टीवी के प्रोग्राम्स में कोई इंटरेस्ट सर नहीं यहाँ पे था। इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, तो एक सारी बार पढ़ किताब- के हाँ। बता देते हैं कि कौन कितनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। जैसे जैसे ये वो अनुवाद कार्य उनका बहुत ही जबरदस्त रहा। उनको जब भी उन्होंने- समय मिलता था ना वो लिखते रहते जी। थे बैठ के। पंजाबी लेखक हाँ जी, सोहन सिंह सोहन हंस सिंह की हंस, किताब हाँ, सोहन वारिस सिंह। का जी। अनुवाद किया उन्होंने। ये सोहन सिंह हंस चंडीगढ़ में मिले। जी। हाँ जी, इसके अलावा जैसे ये हम देख रहे हैं हाँ वी.एस. नायपाल की पुस्तक जी, भारत एक आहत सभ्यता, हाँ इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, वो भी छपी है। माटी मेरे देश की, ये भी वी.एस. नायपाल की पुस्तक नायपाल, है। हाँ जी, मैजिक सीड्स, इसका अनुवाद भी उन्होंने किया और ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। जी अलीफ लैला, ये अरेबियन नाइट्स के चुनिंदा किस्से, जी ये उनकी एक किताब है, उन्होंने अनुवाद किया अंग्रेजी से। जी, और ये व्यंग्य संग्रह है छत्तीसगढ़ के व्यंग्यकारों का। और ये साधो जग बौराना, ये उन्होंने संपादित किया है, ये व्यंग्य संग्रह है उनकी ओर से। छत्तीसगढ़ में बस्तर बुक पे ऑफ बहुत काम चारा किया। रिकॉर्ड्स, बुक ऑफ चारा रिकॉर्ड्स, ये व्यंग्य किताब है, व्यंग्य संग्रह है। और ये उनके लिखा हुआ है, रमेश नैयर जी का, बुक ऑफ चारा रिकॉर्ड्स। छत्तीसगढ़ में जब रहे तो उन्होंने बस्तर पे बहुत काम किया है। जी, बस्तर जाते थे, वहाँ पर उनके व्यंग्य जो है ये, आदिवासी सटायर लोग थे है। उनसे सबसे मिलते बुक थे। ऑफ चारा रिकॉर्ड्स, ये अनुवाद है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की किताब का अनुवाद है, रूपांतरण किया उन्होंने। जी। रहस्यमय टापू, जी, ये और ये उनके अखबार के जो कॉलम का संग्रह है, अखबार में कॉलम जो लिखते थे, पेपर में कॉलम लिखते थे। नैयर साहब अखबारों में कॉलम भी लिखा करते थे। जी। तो उनके कॉलम में जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया, जी। उसका संकलन धूप के शामियाने शीर्षक से ही प्रकाशित हुआ है। ये बस्तर के बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ, बस्तर में यहाँ छत्तीसगढ़ में वो बस्तर में बहुत जाते थे, अक्सर जाते थे, और वहाँ के आदिवासियों से मिल के सबसे बातें करते थे। उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कुछ लिखा है। जी, जी। बस्तर घोटुल के बारे में लिखा है। जी। अच्छा, ये जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि वो जो कहते हैं इनके जो आपके जो बुजुर्ग थे पाकिस्तान से आए, जी जी फिर ये विभाजन से जुड़ी हुई जी त्रासदी उन्होंने जी जी झेला। बहुत बहुत तो बहुत उसका क्या असर रहा, किस तरह का असर रहा? उसका असर बहुत इस तरह से हुआ कि बहुत अभाव हो गए उनको, अभावों में पल बचपन उनका अभावों में गया है। जी जी जी, तो वहाँ जब पाकिस्तान बन गया तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा। हाँ उनके मम्मी पापा तो पहले आ गए थे यहाँ, और ये दादा दादी के साथ वहीं रह गए थे। जी क्यों दादा दादी ने आने नहीं दिया, बोलने लगी ये तो हमारे पास रहेगा, तुम जाओ। तो वो लोग आ गए थे, लेकिन एकदम से मारामारी हो गई और मुसलमान लोग आके अटैक करने लगे। और जब ये बाहर खेल रहे थे, बोलते मैं तो खेल रहा था, तो कुछ लोग बहुत सारे इकट्ठे आए तो बोले वो हिंदू का बेटा है, वो हिंदू का बेटा, उठाओ उठाओ पकड़ो। तो जैसे ही वो उसने पकड़ो पकड़ो बोला, तो इनकी एक आया थी वहाँ पर, वो मुसलमान थी, जैनब है ना। तो वो बोलने लगी कि फटाफट उसने देखा तो उसने इनको उठा लिया गोद में और ऊपर अपनी काली सी हरी सी शॉल ऐसे उड़ा दी। बोले नहीं मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये हिंदू का बेटा नहीं है, ये मेरा है। हाँ, और बुल्ला है, बुल्ला ऐसे बोलती थी, ये मेरा बुल्ला है। लेके अपने घर में चली गई, तो बच गए। बचना होता है तो कहीं भी बच जाता है इंसान, है ना। तो बस ये चले गए अंदर, और उसके बाद भी बहुत सारे मुसलमान लोग इनके पहचान के थे, और इनका मुनीम जो था वो भी मुसलमान था, काले खान। तो उसने अपना बहुत शरण दी, अपने घर में 2 दिन छुपा के रखा। और उसके बाद फिर किसी गाड़ी वाड़ी में जो और लोग थे उसमें भिजवा दिया, तो आराम से पहुंच गए। लेकिन पहुंचे तो वहाँ रहना पड़ा, शरणार्थियों के कैंप में, है ना। हाँ, शरणार्थियों के कैंप में रहना पड़ा। फिर वहाँ चले गए हैं,
दिल्ली में तो शरणार्थी पाकिस्तान में नहीं, दिल्ली नहीं, अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर पहुंचे। हाँ, अमृतसर पहुंचे। पाकिस्तान में घर कहाँ, कौन सी जगह पे था, कहाँ पे, किस शहर में? रावलपिंडी। रावलपिंडी। नहीं, रावलपिंडी नहीं, सॉरी, कुंजा करके कस्बा कुंजा, था, कुंजा। जो गुजरात में गुजरात है, जिले में। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। जो गुजरात जिला हाँ, गुजरात जिले में कुंजा गांव था जी। जी। अच्छा। और रावलपिंडी तो मेरा गांव था। जी जी जी। हम लोग रहते थे वहाँ पर पहले। तो आपके जो आपके मायके वाले हैं वो भी इस त्रासदी को उन्होंने भी नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मेरे फादर पहले से ही मतलब यहाँ पर जॉब में थे, अच्छा। इंडिया में। जी जी। तो मैं जबलपुर में पैदा हुई हूँ, उस वक्त जबलपुर में थे। हाँ। ऐसा। नहीं, आपने कहा कि हम लोग रावलपिंडी Ancestral, मतलब अच्छा। दादा वाला लोग दादा लोग, हाँ पहले आ गए थे। हाँ, पहले आ चुके थे, क्योंकि जॉब यहाँ था। तो इंडिया के बहुत सारे शहरों में, तो मैं बहुत सारे शहरों में घूम घूम के पढ़ी हूँ जी जी जी। फादर के साथ। तो कैंप में वो यहाँ, हाँ, वहाँ एक कैंप में यहाँ रहना पड़ा, कुछ दिन रहना पड़ा, फिर वहाँ चले गए। अमृतसर में इनकी एक मौसी रहती थी, हाँ हाँ तो सब लोग उनके घर चले गए। और इनके दादा भी थे, इनके जो दादा थे वो वहीं पर रहे, और वहाँ पर उनको उनकी मृत्यु उन्हीं की अमृतसर में हुई। हाँ हाँ। जी। अच्छा, एक पिता के रूप में बच्चों के लिए वो कैसे थे? पिता के रूप में मैंने आपको बताया ना कि बच्चे सो जाते थे तो तब वो आते थे रात को घर, नाइट ड्यूटीज रहती थी, और बच्चे उठ के स्कूल चले जाते थे। तो ये बाद में दोपहर में उठते थे, है ना। तो उनके साथ बहुत कम मुलाकात होती थी, बच्चों के साथ बहुत कम मुलाकात होती थी, और बच्चे उनसे डरते बहुत थे, बहुत डरते थे। जैसी गाड़ी उनकी आती थी, मोपेड लिए हुए थे, तो वो मोपेड से जब घर वापस आते थे तो वो ये लोग ना छुप जाते थे, कहीं कहीं छुप जाते थे, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, डरते बहुत थे। ये दोनों मेरे बेटे और मेरे देवर के दोनों बेटे सब डरते थे। थोड़ा संजय भी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि पिता के रूप में। हाँ, इनसे पूछिए। संजय अपनी यादों को साझा करेंगे। अब मैं बहुत क्या उनके बारे में बोलूँ। पिता के रूप में तो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। हालांकि ये ज़रूर है कि बचपन में हम लोगों को थोड़ा सा डांटते थे, उनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी, तेज़ थी, तो थोड़ा डरते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो काफ़ी फिर फ्रेंडली होते गए वहाँ, और इतना अच्छा उनके साथ मतलब मिला कि जहाँ भी हम जाते थे, कभी भी गए, और मतलब एक मैं गर्वित हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। कहीं भी किसी को मैंने अगर नाम बताया कि आप, तुम्हारा क्या नाम, संजय नहीं, अच्छा रमेश नैयर के बेटे हो तुम, अच्छा अच्छा, अरे यार तुम तो बहुत बड़े आदमी थे, हैं उनके बेटे हो तुम। यानी आप कहीं भी चले जाओ, पूरा रायपुर शहर में, मतलब ऐसा कोई ही नहीं होता होगा कि कोई उनको नहीं जानता होगा। जहाँ तक इवन डॉक्टर्स के पास चले जाओ, आप बताया तो जैसा उनको सुंदर नाम की रमेश नैयर के बेटे हो, अच्छा फीस नहीं लेंगे तुमसे। तो इस तरह से मतलब एक काफ़ी अच्छा था, और स्ट्रिक्ट भी थे जहाँ पर मतलब उनको हमको नियंत्रण में रखना है, अनुशासन में रखना है, तो वो स्ट्रिक्ट भी थे। लेकिन वैसे बहुत मतलब विटी थे, फनी थे बहुत, और उनका जो बातों को उनसे हमने इतना सीखा शुरू से। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों को उन्होंने शुरू से पढ़ने की बहुत आदत डाली। यानी हमारे घर में नंदन, पराग, चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी जो नहीं आती। उन्होंने बिल्कुल बांध दिया था कि ये 5-6 अखबार मतलब पत्रिकाएं आएंगी, और अखबार भी सारे आते थे। अखबार तो इसलिए पत्रकार थे तो वो जरूरी था। तो हम लोगों को शुरू से जब पढ़ने की आदत लगी, मतलब मेरे को, मेरे भाई को, और हम लोग एक दूसरे छीन के पढ़ते लगे। जैसे किताब आए तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा करके, तो एक आदत पड़ गई पढ़ने की, मतलब शुरू से। और उसके अलावा उनके जो हम लोग, इतने बड़े बड़े लोग आते थे, हम देखते थे, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई फलाना है, पत्रकार भी मिलते थे, जनसंपर्क अधिकारी भी, नारद जी थे उस समय यहाँ पे थे, और भी काफ़ी लोग थे, धगड़ साहब थे। तो ऐसे उनके साथ उठना बैठना, हम लोगों ने उनकी बातों से भी बहुत कुछ सीखा, चीज़ों को समझा, राजनीति की समझ आई बहुत ज़्यादा उनसे बात करते करते चीज़ों के। और इसके अलावा हर फील्ड में उनकी पकड़ थी। मतलब मैंने ये चीज़ देखा कि जब कार्यक्रमों में कहीं भी बुलाते थे लोग, चाहे वो साइंस से जुड़ा हो या साहित्य से जुड़ा हुआ, नैयर जी को मुख्य अतिथि बनाया तो लोग ऐसे सुनने बैठ जाते थे, और वो कंप्यूटर के बारे में भी उतने अच्छा बोल लेते थे जितना साहित्य के बारे में बोलते थे। तो मतलब ये उनके जो ज्ञान था, मतलब बहुत वृहद था, हाँ बहुत वृहद था, मतलब हर उसमें फील्ड में। और
लेखन के साथ साथ बोलने की जो क्षमता थी, अद्भुत क्षमता थी उनको। मतलब वो वक्ता बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि अच्छे इंसान अच्छा लिखता भी और अच्छा बोलता भी है, ये बहुत ऐसा मिला। सर वो जो कई कार्यक्रम तो आपने भी देखा होगा, तो वक्ता के रूप में उनकी क्या विशेषता आपने? वक्ता के रूप में नैयर साहब बहुत ही रोचक शैली में अपने विचार व्यक्त करते थे और मैंने उनके कई वक्तव्य सुने, मैंने उनके भाषण भी सुने। भाषण के अंत में वो एक शेर जरूर कहा करते थे। शायरी का उनका कहने का अपना अंदाज था और बहुत ही सुंदर ढंग से कहते थे। मैं याद करना चाहूँगा नैयर साहब को कि वो छत्तीसगढ़ के जो कस्बाई इलाके हैं या ग्रामीण इलाके, वहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ आमंत्रित करने पर वो ज़रूर जाते थे। जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर पर पिथौरा कस्बा है, मेरा गृह नगर भी है वो, और वहाँ श्रृंखला साहित्य मंच के कार्यक्रमों में वो कई बार गए और बाकायदा वो स्थानीय साहित्यकारों के साथ बैठे, अपने विचारों को साझा किया उन्होंने। बाहर के पत्रकार तो अक्सर मिलने आते ही रहते थे, जैसे बस्तर के पत्रकार हैं, बस्तर के सारे लोग, भोपाल वाले भी, बाहर उनके जो पत्रकारों के जो संगठन रहे, हाँ। वो रमेश नैयर जी से वो संगठन ताकत लेते रहे पत्रकारों, यानी पूरे प्रदेश के पत्रकारों के संघर्ष में वो शामिल थे। जी जी। और जो भी नए लोग लिख रहे हैं उनको उनका प्रोत्साहन भी बहुत ज़्यादा मिला है। जी जी जी। एक पत्रकार या साहित्यकार के रूप में तो जैसे वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट तो थे ही, लेकिन एक इंसान के रूप में बहुत अच्छे मतलब इतने दयालु और इतना करुणा थी उनके अंदर कि मतलब कोई भी इंसान का दुख उनको देखा नहीं जा सकता था, चाहे वो अपना ही सामान उनको दे दें किसी को भी, अगर वो कोई है तो ऐसे कई किस्से मैंने सुने। वो जियालू सैनी के पास जी बैठा था तो वो बता रहे थे कि मैं नवभारत से गया था, नहीं वो किसी और अखबार से गए, देशबंधु से गए थे, पापा भास्कर से नवभारत तरफ से गए थे उड़ीसा में, जब वो मारवाड़ी आंदोलन चला था भगा वाला। तो उनका कहना था कि वो हमको तो बोले देशबंधु से कुछ पैसे वैसे मिले नहीं थे, तो इनको कुछ ज़्यादा पैसे मिले थे, हजार रुपए मिले थे शायद उनको टूर के लिए। तो उनमें से उन्होंने 500 रुपये उनको दे दिया, तुम रखो यार, तुमको कुछ पैसे नहीं मिले, बोले तुम इसको यूज करो, खर्च करो, तुम बाद में देखना। बहुत उदार थे और छोटे से छोटे इंसान को भी उतना ही तवज्जो देते थे जितना कोई बड़े इंसान को के साथ था। और जैसे कि मान लो कई लोगों ने मुझे संस्मरण सुनाया कि हमने कार्यक्रम करवाया तो उनको हमको बोला कि चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, तो बोले सर पर हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, स्कूटर लेके आते, हम स्कूटर में पीछे बैठ के चले जाते थे। बिल्कुल। तो इतने सरल और इतने सहज थे ना, और सहजता के साथ में सभी के लिए उपलब्ध था। हाँ, 24 घंटे उपलब्ध। बिल्कुल। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को आज याद करने का दिन है। आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। उनको कोटि कोटि नमन। उनको कोटि कोटि हम सबका नमन है।